अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें यकीनन तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और वो समझना ज़रूरी है। टीवी प्रोग्राम्स दो हुए, मैंने मिलिट्री कोर्ट्स और तोशा खाना में बड़ी तफसीली बात की, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हुई और कुछ हक़ाइक़ कौम के सामने रखनी। मैं चाहूँगा कि वही सारे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप सुन लीजिएगा, ज़रा ज़रूरी है वो समझने के लिए। कुछ IMF से जो बातें हो रही हैं वो भी सुनने के लिए, लेकिन एक बात जिसमें मैंने बात करनी है, एक अजीब सी एक नया जो शो सा छोड़ा है सलीम साफ़ी ने कि पीपल्स पार्टी ने PTI को इक़्तिदार दिलाने वाली एस्टैब्लिशमेंट से डील कर रखी थी। यानी एस्टैब्लिशमेंट से पहले दिन से ही डील थी। नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुए। इस डील के तहत पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत ख़त्म करवाने और बाप को बलूचिस्तान का बाप बनाने के मंसूबे में भरपूर किरदार अदा किया। और PDM की मौत में 2018 से इंतखाब से कबल उसके फ़ौरन बाद पीपल्स पार्टी ने PTI को इक़्तिदार दिलवाने वाली एस्टैब्लिशमेंट से डील कर रखी थी। इसलिए इलेक्शन से कबल नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमा गिरफ्तार। ये बात अच्छा इसलिए मानने वाली नहीं है कि बहुत से रहनुमा गिरफ्तार हुए। सिराज दुरानी के यहाँ नहीं हुए, खुर्शीद शाह, तो ये बात तो मैं नहीं मानने के लिए तैयार कि नहीं, ये गिरफ़्तार तो हुए थे। फ़रियाल तालपुर साहिबा अगर आप देखें आप, और दारी साहब को किस तरह से ये लेनी पड़ी। एक जो बात है ना, सेनेट में रज़ा रबानी की जगह सादक संजरानी को सेनेट का चेयरमैन बनाने की खिदमत भी जरदारी साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के हिमा पर सर अंजाम दी। और अब यहाँ मुझे नाजायज़ तौर पर है, अभी मैं तो बड़ा क्लियर हूँ और हम तो फैक्ट्स और फिगर से बात करते हैं। RTS का बंद करके इमरान खान साहब सीटें छीनी गई हैं। जो ये कहता है सीटें नहीं छीनेंगी, बिल्कुल गलत है। फ़ायदा तो बाकी सियासी जमातों को दिया गया, इमरान खान का तो अक्सरियत लेने नहीं दी। अगर अक्सरियत होती तो ये मुल्क के हालात ना होते इस वक्त यहाँ पर। और वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का ये फैसला था कि सिंध में GDA, PTI और MQM वगैरह के इत्तेहाद को दिया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी की मज़कूरा खिदमत की वजह से आखिरी वक्त पर सिंध की हुकूमत दोबारा पीपल्स पार्टी को दिलवाई गई। यानी ये जो बातें आप कहना चाह रहे हैं ना, ये सारे जितने एंकर्स हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ही चला रही है इस मुल्क का, इलेक्शन होना ना होना ये कुछ नहीं है, सब सानवी हैसियत है। जो फैसले कर लिए जाते हैं उस पर अमल दरामद होता है। और इलेक्शन और सिलेक्शन के बाद भी जरदारी साहब ने बिलवास्ता एस्टैब्लिशमेंट की यूँ खिदमत की कि JUI, ANP और किसी हद तक मुस्लिम वगैरह असेंबली में बैठने के हक़ में नहीं थे, लेकिन पीपल्स पार्टी फिर असेंबलियों में बैठने पर अपोजिशन को आमादा करके और इमरान के हवाले से वो इधर उधर की बातें जितनी भी हैं वो करनी चाहिए। और कहाँ कहाँ क्या बात हुई है, मैं उन सब चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको, ताकत जो है, अवाम ताकत का सरचश्मा है। वोट सिर्फ एक फोकस कीजिएगा। इस कौम में सिर्फ तकदीर उस दिन बदलनी थी जब तहरीक अदम-ए-एतमाद असेंबली तहलील होगी थी, आगे जानी थी। मुल्क में इलेक्शन हो दिए तो ये जो कुछ भी ये मुल्क देख रहा है ये ना देख सकता। ये जो सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस जो आए हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक हैं। इससे मुल्क पे, मुल्क की सालमियत पे, मुल्क की हालात पर बहुत दूरस नताइज आए, बहुत दूरस नताइज आए। कुछ खबरें अच्छी IMF के हवाले से है, वो सुन लीजिएगा। उसके बाद में मैं, जैसे आपको मैंने कहा था, मैं उन चीज़ों की तरफ चला जाऊंगा जी। IMF ने जो है ना 3 अरब का जो प्रोग्राम है ना वो मंजूर कर लिया। 1 से 2 अरब डॉलर की पहली किस्त देने का फैसला किया गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान से स्टैंड बाई मुआहदे की मंजूरी दे दी है। 3 अरब डॉलर है और अब ये 1.2 अरब डॉलर फौरी तौर पर और 1.8 अरब नवंबर और फरवरी में दिए जाएंगे ये, लेकिन इससे पाकिस्तानी मईशत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और UAE ने भी 1 अरब डॉलर जो है ना स्टेट बैंक में जमा करा दिए। ये सागदार कहते हैं। शहबाज शरीफ ने बड़ा वादे कहा कि चीफ ऑफ द स्टाफ जनरल अपना आसिम मुनीर साहब की वजह से ये सारा मुमकिन हो सका। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई मुल्क मानने के लिए तैयार नहीं जब तक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आशीर्वाद ना हासिल हो। लेकिन ये जिस तरह खुल के बातें कर रही है ये होनी नहीं, मुनासिब नहीं। चलें, आखिर में जो मैंने 2 प्रोग्राम थे हम न्यूज़ में आदिल अब्बासी के साथ, और दूसरा जो है पब्लिक न्यूज़ में जो मैंने गुफ्तगू की सना मिर्ज़ा के साथ, ज़रा वो भी सुन लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैंने हक़ाइक़ की तरह
जो कि लंदन में था, वो गाड़ी मूव शूव कर होती रही है, तो तस्वीर थोड़ी सी जो कि काफ़ी गाड़ी में सफ़र करते हुए मैंने प्रोग्राम तकरीबन दोनों ही रिकॉर्ड कराए हैं, तो सुनिएगा। क्या वाकई जो मौजूदा निज़ाम है वो इतना बोगस हो चुका है कि हमें अल्टरनेटिव या पैरेलल कोई और निज़ाम मौजूद होना चाहिए हमारे लिए स्पीडी ट्रायल के लिए? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं तो इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि हमारे मुल्क का अगर अदालती निज़ाम इतना बुरा होता तो ये मिलिट्री कोर्ट तो बहुत पहले के इस तरह के इस नौइयत के बन चुके होते। हमने कई तजर्बे किए, उसके अंदर आपको पता है कोर्ट बनी है, नैब की अपनी अदालतें हैं, सर्विस के हवाले से अपनी अदालतें, यानी ये अदालतें स्पेशल ऑलरेडी अदालतें वजूद के अंदर मौजूद है और आप पैरेलल जुडिशियल सिस्टम किसी तरह से कायम नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत है। मिलिट्री कोर्ट्स जो है ना, बेसिकली ये एक्सक्लूसिव एक खास मकसद के लिए बनाई गई है और वो मकसद ये है कि डेकोरम बरकरार रखना, फोर्सेस में चेन ऑफ कमांड। लेकिन अजहर साहब सर, एक गुजारिश है वो ये कि एक तो मिलिट्री कोर्ट्स आपने कहा कि पहले भी नहीं थी, मेरा ख्याल है कि 1950s से लेके ऑनवर्ड मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं, उनमें केसेस भी चलते रहे। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो साबका हुकूमत थी उनके दौर में भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स होते रहे, लेकिन उस वक्त इस हवाले से इतनी डिबेट नहीं की जा सकी सर जो अब हो रही है। देखिए, मैं वजह बताता हूँ। उसकी एक बुनियादी वजह थी कि एक बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होकर उस वक्त ये 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह ये सारा मैकेनिज्म बनाया गया था, फिर उसको एक्सटेंड भी किया गया। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, लेकिन उन केसेस के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से बात है और मुल्क की सालमियत के कॉन्टेक्स्ट में बातें, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें फौजी अफसरान इन्वॉल्व थे। अपना कर्नल इनाम और रहीम जो बात आपके सामने रख रहे थे, अगर देखा जाए तो उसमें वो चीजें अपनी जगह पर शामिल हैं और उसी की डिटर्मिनेशन अभी होनी है। लेकिन जो मौजूदा हालात के अंदर के जब आपने पर्चे दर्ज किए, उस वक्त आपने पर्चे दर्ज मिलिट्री कोड के तहत नहीं किए, आपने दहशतगर्दी की दफात को सामने रखते हुए कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई, आपने मुकदमा दर्ज कर लिए। अब रिसेंट जो फैसला कहा गया है, हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी कई फैसले अब तक आ चुके हैं, जब भी उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो और जब कोर्ट के सामने जाएगा, दहशतगर्दी कोर्ट के सामने जाएगा, तो अगर वहां ये जो है ना, ये एविडेंस इतनी आ गई है कि ये मिलिट्री कोर्ट में चलेगा मामला, तो फिर आप मिलिट्री कोर्ट में ले जा सकते हैं, ये अगर वहां जाके हालात। लेकिन अभी इस स्टेज के ऊपर इंतजामी तौर पर आप फैसला कर लें कि आपने ये केसेस मिलिट्री कोर्ट में ले जाते हैं, मैं नहीं समझता। ये बेसिकली आइन के आर्टिकल 10(5) के खिलाफ वर्जी है और पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है आपका इस हवाले से। बिल्कुल लेके जाए आप, ये बात नहीं है। 2 हल है, एक वो है कि पहले दिन ही आपने मुकदमे दर्ज कर दिया होता तो फिर समझ आती बात कि जनाब आपने पहले दिन ही इख्तियार कर लिया, आपने ट्रायल वगैरह आपने क्या किया, उनका रिमांड लिया बाकायदा एंटी टेररिस्ट कोर्ट से, वहां उनकी शनाख्त परेड कराई, आपने एक प्रोसेस सारा मुकम्मल किया उस कॉन्टेक्स्ट से। अब एक जुरिसडिक्शन से निकाल के जब आप दूसरी जुरिसडिक्शन में ले जाना चाहते हैं, तो वो फिर अब ये कोर्ट का काम है कि ये मामला अगर लेके भी जाना है तो ये कोर्ट मुतलका कोर्ट में जाए, वहां एविडेंस रिकॉर्ड हो और वो चीजें कुछ सारी ऐसे सामने आ जाए तो जो ये सजेस्ट करती है कि इस मामले को मिलिट्री कोर्ट में लेके जाना है, तो फिर इसको मिलिट्री कोर्ट में फिर ले जाया जा सकता है। लेकिन इस स्टेज के ऊपर मैं नहीं समझता कि आप इसको मिलिट्री कोर्ट में इस सारे मामले को ले जा सकते हैं। तो ये शफीक साहब अदालत में गवाही देंगे? क्यों नहीं देंगे जी? तैयार है? आपसे हुई है बात? 100% तैयार है। वो कहते हैं मेरा नाम अगर इस्तेमाल किया तो मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अदर सिद्दीक साहब, अच्छा बेनिफिशियरी हैं खान साहब। मैं इस सादगी पे कुर्बान क्यों ना चले जाऊं, मैं इस सादगी पे कुर्बान क्यों ना जाऊं, वारे जाऊं इस सादगी के ऊपर। शफीक से मुलाकात भी कर रहा है, पता नहीं किस कैपेसिटी में मुलाकात हो गई है, बड़ी खुशी हुई है मुझे इस बात की। और दूसरी बड़ी मजेदार बात बता दूं, अजहर सिद्दीक सिर्फ 2 पेशियों के लिए प्रोसिक्यूटर जानता हूं। ये जो मैंने ऐनक पहनी है मैंने शफीक से ली थी। अजहर भाई ये घड़ी जो मैंने पहनी है ये शफीक से ली हुई है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप हर बात को डाउट ना करें। ओहो सुन तो लेना, हिम्मत करे आराम से सुने जरा। अब मैं डॉक्टर अनवर सजाद की बड़ी जबरदस्त 2 बातें बताने लगा हूं। सफाई निस्फ इकबाल जुर्म है। ओ भाई मैं सफाई दे रहा हूं, सफाई तो ये दे रहे हैं, ये पेश कर रहे हैं सफाई। अब जरा आगे सुनिएगा, बड़ी मजेदार बात बताऊंगा आपको कि तारीख गवाह देगी इस बात की कि तोशा खाना की डिटेलें अजहर सिद्दीक ने निकाली 1990 तक की गाड़ियां, वो जो गाड़ियां दी नहीं जा सकती वो गाड़ियां आ गई। उसके बाद तोशा खाना के ऐसे होशरुबा इंकशाफात हुए, क्या एक्शन ले लिया आप लोगों ने? 1947 से मैं डिटेलें मांग रहा हूँ, ये साम मर के बैठे हुए वहां तक, बताएं कौम को। यानी ये तोशा खाना एक घड़ी ना खेलें, बात करें मेरिट की ऊपर। और एक बात बता दूं आपको, अजहर सिद्दीक को प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया था 2 पेशियों पे गया,
उसके बाद इसको विड्रॉ नहीं किया और प्रोसिक्यूटर नया आ गया, उस प्रोसिक्यूटर ने बैठकर जो कुछ किया रिकॉर्ड के पास आपके सामने, और अपील फाइल नहीं की गई नैब ने। इसी तरह जहां मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस नैब ने किए, कोई अपीलें फाइल नहीं की। वो डिले करना था उस टाइम अरबों रुपए के पैसे आप लोगों ने, जा रहे और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे हाई कोर्ट ने, उनके जवाब नैब के पास मौजूद नहीं थे। केस को लंबा करना था, मजीद पेशियां लेनी थी, उनको मजीद लटकाना था, इस वजह से जनाब ने वहां पर वक्त मांग लिया था और 2 महीने का वक्त मांगा, फिर आपको महीने का वक्त मिला था। कोई लटकाने जी जनाब, वो इस तरह भी तो हुआ है ना, टेक्निकली वो पर्पस क्या था वो भी तो दुनिया को मालूम है ना अजहर भाई। कोई पर्पस नहीं है, नहीं है इलेक्शन कमीशन की। तोशाखाना जो है, अभी खान साहब का मामला हो रहा है, उस पर बात करके आप 1947 से लेकर आ रही है, पहले इस केस को डिस्कस कर लें, बाकी को भी एक एक करके ले आएंगे। जैसे पनामा के अंदर बाकी कितने नाम थे, उन तमाम नामों को तो साइड पर कर दिया ना। तो पहले तो नवाज शरीफ साहब को, ये शरीफ फैमिली को ले आए थे, उनके ऊपर केस आपने कर लिया, बाकी तमाम लोग सब गायब हो गए। समझा रहा हूं आपको, इसी तरह आप आने देना। अब खान साहब का जो मामला है इसको तो पहले हल होने दे, फिर तोशाखाना में वो गाड़ी भी ले आएंगे जो बेसिकली नहीं दिया था। चल चलिएगा, आपको किसने कहा? बिल्कुल आपको किसने कहा? भाई ये तो एक इस्तगासा चल रहा है, अभी तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार की बात है कि वो इस्तगासा दायर कर सकता है या नहीं कर सकता। सवाल ये है, आप कदम तब रखेंगे जब आपको दरवाजा खुला मिलेगा। जब दरवाजा आपको खुला नहीं मिलना तो आप ये कैसे इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है ना जी, ये ज़हन में रखें आप ये बात। तो ये दरवाजा आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट बंद करेगी? ओहो, ये देखेंगे, ये जुडिशियल रिव्यू में तय होना है। दायरा इख्तियार हाई कोर्ट तय करेगी या सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। जब दायरा इख्तियार, लेकिन हाई कोर्ट में तो आपको एतमाद ही नहीं है सर। जी, आपने ये प्रोग्राम सारे देख लिए, नुक्ता नज़र आपने बताते रहिएगा, कोशिश करते रहेंगे आपको असल हक़ाइक़ और तरीक़ाकार बता सके। बहरहाल अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।